सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स के अंतर्गत आए हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में भी बताई गई है। और इस बुक के अलावा जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है या मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता सकूँ जो आपकी परीक्षा के लिए सहयोगी हो, मैं उसकी भी कोशिश करती हूँ। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, आपका मकसद स्टूडेंट सब का यही होना चाहिए कि हमने कितने सीखा है इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, क्लास में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको क्लास में कुछ मिलने वाला है, आप छोड़ कर नहीं जाने वाले हैं, यहाँ पे कुछ ग्रहण करके जाने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्लास है हिंदी से संबंधित, क्योंकि जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके अंतर्गत 2065 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में। 2065 क्वेश्चन के अंतर्गत हम 1051 क्वेश्चन में आ गए। 1051 तक के क्वेश्चन हमने कुछ गद्य साहित्य से करवाए हैं, कुछ नाटक से और उपन्यास से। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए वो हम सब करवा चुके हैं। अब हमारी क्लास है ये कहानी से संबंधित। कहानी से संबंधित भी हमने 3 क्लासें अपलोड कर दी हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। जयशंकर प्रसाद की जो मधुआ कहानी है वो किसके बारे में है? ठीक है, जो मधुआ कहानी है वो किसके बारे में है? रईस द्वारा गरीबों के शोषण की है, अशिक्षित जन समुदाय की है, अंधविश्वास की है और शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। आपसे पूछा गया है जो मधुआ कहानी है उसमें क्या बताया गया है, तो इसमें शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? जो शराबी है उसके हृदय के परिवर्तन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ, एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। किस पर आधारित है ये? एक शराबी है और मधुआ कौन है? एक बालक है, उसके ऊपर केंद्रित है ये कहानी। इस कहानी में शराबी के हृदय को परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है जो 1912 में हिंदी का ये प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार, छोटा जादूगर प्रसाद की चर्चित कहानियाँ। देखिए इनके रचना काल हैं, ये नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये जो रचना संग्रह हैं इनकी छाया है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है और जो आकाशदीप है उनमें प्रकाशित हैं ये कहानियाँ। तो जो कहानी संग्रह है उन्हीं का ही रचना काल दिया गया है, प्रकाशन वर्ष दिया गया है, न कि इन छोटी छोटी कहानियों का। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? क्या पूछा आपसे? जो सुनंदा है वो जैनेन्द्र की कौन सी कहानी की पात्र है? तो जो पत्नी कहानी है उसकी पात्र कौन है? सुनंदा, पाजेब, मास्टर जी और जनता, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? जैनेन्द्र जी की हैं। जैनेन्द्र जी की कहानी है पत्नी और उनकी पात्र का नाम क्या है? सुनंदा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियाँ में मिलता है। ठीक है, व्यक्ति को महत्व किसकी कहानियों में मिलता है? तो जैनेन्द्र जी की कहानियाँ हैं जिसमें व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है खेल जो 1928 में विशाल भारत पे प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। फांसी 1929 का है, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948 आदि जो जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लांछन, सत्याग्रह, पुरस्कार। तो देखिए जो पुरस्कार कहानी है ये इनकी नहीं है प्रेमचंद जी की। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जो पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। शेष कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? 1912 है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह इसे कहा जाता है। देखिए जो जयशंकर प्रसाद का जो छाया है 1912 का, ये हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कहलाता है। प्रेमचंद जी की 300 कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। देखिए प्रेमचंद जी की जो 300 कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। आप दे रहे हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर शीर्षक से इनके जो 8 भाग प्रकाशित हुए थे उनका प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा था, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी के एक एक अंक से एक एक अक्षर से आप परिचित होने चाहिए कि आपको मतलब सबसे बड़े लेवल की आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मानसरोवर शीर्षक हैं उनके 8 भागों का प्रकाशन वर्ष कितना है वो आप स्वयं बताएंगे और इनको याद करेंगे। या फिर मैं एक काम करती हूँ कि जो प्रेमचंद जी हैं इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन हैं, उसका एक वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है,
आज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? क्या पूछा है? जो आज्ञे की शरणदाता कहानी है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये विभाजन की विभीषिका पर संबंधित है। किस पर है ये? विभाजन की विभीषिका पर संबंधित है। देखिए, आगे की जो शरणदाता कहानी है वो विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई है। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। कौन है? शरणदाता कहानी के पात्र कौन है? रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल। आगे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। आगे कब के कहानीकार हैं? प्रेमचंदोत्तर जो युग है उसके कहानीकार हैं। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? किस रचनाकार की कहानियाँ जो बादलों के घेरे नामक संग्रह में संग्रहित है? तो ये कृष्णा सोपती जी की कहानियाँ। किसकी कहानियाँ है? कृष्णा सोपती जी की कहानियाँ जो बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। कृष्णा सोपती जी की कहानियाँ बादलों के घेरे 1980 नामक संग्रह में संकलित है। जबकि ममता कालिया जी की कहानियाँ छुटकारा 1970, सीट नंबर 6 1976, एक अदद औरत 1975, बोलने वाली औरत 1998 और मुखौटा 2002 या 2003। ठीक है, कहीं कहीं पे 2002 भी मिला है और कहीं कहीं पे 2003 भी मिला है। ठीक है, ये किसके हैं? ये ममता कालिया जी की कहानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? छुटकारा है 1970, सीट नंबर 6 है 1976, एक अदद औरत 1975, बोलने वाली औरत 1998 और मुखौटा कहीं कहीं पे 2002 और कहीं कहीं पे 2003 इसका मिला है। बादलों के घेरे सन 1980 में कृष्णा सोपती जी की जो कहानियाँ हैं वो संकलित हैं। किसमें? बादलों के घेरे 1980 के नाम से। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? क्या पूछा? जो जॉर्ज पंचम की नाक है इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी। कौन है? कमलेश्वर जी हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी। इन्होंने सन 1972 में जो समांतर कहानी है उस आंदोलन का प्रवर्तन किया था। राजा निर्वंशिया सन 1957 का है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963 तथा मांस का दरिया 1966 में कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानी संग्रह है। देखिए, कमलेश्वर जी की कहानी कौन सी है? जॉर्ज पंचम की नाक, और इन्हें समांतर कहानी का प्रवर्तन कहा जाता है और समांतर कहानी सन 1972 की। राजा नरवंशिया इनका 1957 का है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दशाएं 1963 और मांस का दरिया 1966 की कहानी संग्रह किसके हैं? कमलेश्वर जी के। अगला है भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियां हैं। भाग्य रेखा 1953, वांगचू 1978 तथा डायन 1998। ठीक है, किसके हैं? जो भीष्म साहनी जी हैं इनके कहानी संग्रह कौन से हैं? भाग्य रेखा 1953, वांगचू 1978 और डायन 1998। अगला है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? क्या पूछा है? जो नई कहानी है उसके कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? देखिए, मोहन राकेश का आता है, राजेंद्र यादव का आता है, कमलेश्वर का आता है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का नहीं आता है, क्योंकि किशोरीलाल गोस्वामी जी भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं, तो ये इनसे संबंधित नहीं आएंगे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या है, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। किससे? हाँ, हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक युग है उसके रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन सन 1956 में हुआ था। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक हैं। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया है, जबकि नई कहानी के प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिया है बिल्कुल, लेकिन कौन है? राजेंद्र यादव है। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन और युद्ध की आवश्यकता। तो इसमें क्या है? निस्वार्थ बलिदान का कहानी सार है इसमें, क्योंकि जो लहना सिंह है उन्होंने निस्वार्थ बलिदान दिया था। ठीक है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई रचना है, उसने कहा था, और जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें भी लगी हुई रचना है ये।
देखिए, उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सूबेदारनी जी है, सूबेदार लहना सिंह है और वजीरा सिंह है सूबेदार, और क्या है, उसका बेटा है बोधा। कहानी बहुत अच्छी है ये, लेकिन आपका बहुत टाइम भी आपका बहुत कीमती है, तो कहानी को बताने में कम से कम 5-10 मिनट लगेगी। ठीक है, यह फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915। गुलेरी जी की कहानियाँ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अनुक्रम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन, कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी? तो सन 1915 में छपी थी। कब छपी थी? सन 1915 में। उसने कहा था कहानी सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। यह फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी है। याद रखेंगे, फ्लैशबैक मतलब पूर्वदीप्ति कहानी क्या होती है कि जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही है और उस वक्त वो पीछे की जो बातें याद कर रहे हैं कि जब उसने अपने प्रेमिका जो 8 वर्ष की थी उसको किस प्रकार से बचाया था, किस प्रकार से प्रेमिका जो सूबेदार नहीं है उसने अपने अपने पुत्र बोधा और वजीरा सिंह की मतलब रक्षा के लिए उससे हाथ जोड़कर विनती मांगी थी कि जिस टाइम पे तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी तरह आज तुम मेरे पति और मेरे बेटे की भी जान बचाना। और पति और बेटे की जान बचाते हुए लहना सिंह निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं अपना। बहुत अच्छी कहानी है ये। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं, 3 कहानियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अनुक्रम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुखमय जीवन इनका 1911 है। आपका सुखमय जीवन होगा तो आप 11 रुपये की प्रसाद बांटेंगे। बुद्धू का कांटा 1914 है। गुलेरी जी की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। और अंतिम जो इनकी तीसरी कहानी है वो उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? क्या पूछा आपसे? जो समुद्र संतरण है इस कहानी के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इस कहानी के रचनाकार हैं। जो समुद्र संतरण कहानी है उसके रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी संग्रह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ठीक है, याद रखेंगे जो इनके 5 ये कहानी संग्रह हैं, इनको अनुक्रम के हिसाब से काफ़ी बार पूछा भी गया और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह छाया 1912, दूसरा प्रतिध्वनि, तीसरा आकाशदीप, चौथा आंधी 1931 और इंद्रजाल अंतिम है इनका 1936 का। ठीक है, चर्चित कहानी इनके पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंद्रा, देवदासी, पुरस्कार, विषाती आदि। देखिए, जो इनकी जो अन्य चर्चित कहानियां हैं, पुरस्कार है, विषाती है, उस पार का योगी है, चंद्रा देवदासी है, इनका रचनाकाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि पुरस्कार कहानी किसकी है, विषाती कहानी किसकी है, उस पार का योगी कहानी किसकी है। लेकिन इनका जो कहानी संग्रह है इसका रचनाकाल आपको याद होना चाहिए कि छाया है उसका 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ठीक है, हाँ जी। अगला है जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है? ग्राम है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कब की है? सन 1911 की है। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती है। छाया 1912 में प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की कहानी पहली कौन सी है, तो 1911 ग्राम। कहानी संग्रह पूछा जाए तो छाया 1912। वही परिंदे वाली बात है कि परिंदे का रचनाकाल 56 और जो परिंदे संग्रह है उसका रचनाकाल 60 है, जिसमें 7 कहानियां संग्रहित हैं। ठीक है, प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया 1912 का हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल जी की चर्चित कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान और पिंजरे की उड़ान इनका 1939 की कहानी है। ज्ञानदान इनका 1943 की कहानी। अभिशप्त इनका 1944 की कहानी है। फूलों का कुर्ता 1944 की कहानी है और चित्र का शीर्षक इनका 1952 की कहानी है। ठीक है, अगला है
जिनेंद्र जी की प्रमुख कहानियाँ हैं। जिनेंद्र जी की कहानियाँ कौन सी आएगी? फांसी जो 1929 की कहानी है, वातायन 1931 की कहानी है, नीलम देश की राजकन्या 1938 की कहानी है, एक रात 1935 की कहानी है और दो चिड़िया 1934 की कहानी है। हिंदी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। देखिए जो हिंदी कहानी है उसका उद्भव किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से माना जाता है। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जो 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए किस रचनाकार की कहानी थी माया दर्पण, और उस माया दर्पण पर फिल्म बनी थी जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए जो निर्मल वर्मा की कहानी थी कौन सी? माया दर्पण। किसकी कहानी थी? निर्मल वर्मा जी की कहानी थी माया दर्पण, और इसके ऊपर फिल्म बनी थी जो जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, निर्मल वर्मा की एक अन्य रचना है, इन्हें अन्य कहानी है परिंदे, जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है। देखिए निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जो 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे 1956, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983। डॉक्टर नामवीर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत जो परिंदे है 1960 बताया गया है इसका, और नई कहानी की पहली कविता माना है इसको, पहली कहानी माना है इसको। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा की कव्य और कहानी जो काला पानी है कब का है? सन 1983 की कहानी है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कहानी कौन सी है? कव्य और काला पानी 1983 की। इसके लिए निर्मल वर्मा जी को सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है निर्मल वर्मा जी का जन्म सन 1929 और मृत्यु इनकी 2005 में हुई थी। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं ये, और 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? देखिए जो आगे की शरणदाता कहानी है इसमें किसका वर्णन है? आज्ञा जी की जो शरणदाता कहानी है उसमें सांप्रदायिक विरोधी कहानी का वर्णन है। क्या है ये? सांप्रदायिक विरोधी कहानी है। और जो शरणदाता कहानी है इसमें भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है। ये जो शरणदाता है ये किसकी है? आज्ञा जी की, जो सांप्रदायिक विरोधी है। और इसमें क्या दिया गया है? ये 1947 की जो भारत पाक विभाजन पर आधारित ये कहानी है। जबकि जो शरणदाता है क्या है? शरणागत। क्या है? शरणागत। शरणदाता किसकी? आज्ञा जी की। और जो शरणागत है ये जयशंकर प्रसाद की 1912 की कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज्ञा की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावना का वर्णन मिलता है। आज्ञाकृत जो शरणदाता कहानी है अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भावना, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल रही है। आज्ञा जी की प्रमुख कहानियां हैं विपथगा 1951 है, परंपरा 1944 है, कोठरी की बात 1934 है, शरणार्थी 1948 है, जयदोल 1951 है और अमरवल्ली 1965 है। अगला है आगे प्रयोग एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। क्या है? जो आगे हैं वो प्रयोगवाद तथा नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले पहले कवि हैं। अगला है प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? देखिए जो प्रेमचंद की पूस की रात कहानी है वो कैसी कहानी है? तो ये भारतीय किसान के टूटने की कहानी कौन सी है? पूस की रात। पूस की रात कहानी कब की है? तो सन 1930 की है। कब की है? सन 1930 की। और ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए जो पूस की रात है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये। और कब की है? सन 1930 की है। कहानी केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता है। क्या है? कहानी के केंद्र में कौन है? किसान, और उसकी जो किसान है वो ऋण से कैसे ग्रस्त हो रहा है उसकी कहानी है। और जो कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह है मजदूर बन जाने को मजबूर हो जाता है। देखिए जो किसान है वो कर्ज के जाल में इतना फंस जाता है कि वो मजदूर भी बन जाता है, और मजदूर बनने के लिए क्या हो जाता है? वो मजबूर हो जाता है। इसका मार्मिक चित्रण दिया गया है। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? हल्कू और उसका कुत्ता जबरा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है? देखिए जो
जयशंकर प्रसाद की कहानी है यहाँ पे, ये कौन सी है? गुंडा कहानी है इनकी। कौन सी कहानी है? गुंडा कहानी है। जो अंतिम इनका कहानी संग्रह था कौन सा? इंद्रजाल। कौन सा कहानी संग्रह था? इंद्रजाल, जो सन 1936 में प्रकाशित हुआ था, उसमें प्रकाशित है ये कहानी। ठीक है। ईदगाह किसका है? तो प्रेमचंद जी की कहानी है, ये 1933 की कहानी है। ठीक है। और जो नकली किला है ये कविता है। नकली किला क्या है? कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। और जो राखी बंद भाई है, राखी बंद गई, ये रचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन जो राखी बंद भाई है ये वृंदावन लाल वर्मा जी की है। और राखी की लाज भी वृंदावन लाल वर्मा जी की है। देखिए यहाँ पे मैंने वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम बता ही दिया आपको, तो एक तथ्य मैं वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में आपको और बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, इनका नाटक था सेनापति उदल। कौन सा नाटक था? सेनापति उदल। जो यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ मैं, जो सेनापति नाटक इनका सेनापति उदल इनका नाटक था, उसको 1909 का नाटक था। तो ये क्या था कि ये भारत जो अंग्रेजी सरकार थी उसके प्रति विद्रोही तेवरों को फैला रहा था। तो इसके लिए जो अंग्रेजी सरकार है उसने उसको जब्त कर लिया था, किसको? सेनापति उदल नाटक को। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृंदावन लाल वर्मा की वह कौन सी रचना है जिसको बैन कर दिया था या उस पर रोक लगा दी थी, तो वो थी सेनापति उदल, जो 1909 का था। ठीक है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और ये किसमें प्रकाशित है? जो इनका अंतिम इंद्रजाल कहानी संग्रह है 1936 का, उसमें प्रकाशित है ये। प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, जो इंदू पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और जो इनका पहला कहानी संग्रह वो कौन सा है? छाया, जो 1912 में प्रकाशित हुआ था। अगला है सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार ने की है? देखिए जो सचेतन कहानी की अवधारणा है वो किसने की है? तो देखिए सचेतन कहानी की जो अवधारणा है वो महीप सिंह जी ने की। ठीक है। किसने की है? महीप सिंह जी ने। देखिए सचेतन कहानी की अवधारणा, सचेतन कहानी सन 1964 में अवधारणा किसने की है? महीप सिंह जी ने की है। ठीक है। जबकि नई कहानी सन 1965 में की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी हैं। अगला है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? जो मृदंगिया है वो किस कहानी का पात्र है? तो वो रसप्रिया का पात्र है। ठीक है। किसका पात्र है? रसप्रिया का पात्र है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है रसप्रिया, जिसके पात्र कौन है? मृदंगिया है। जबकि लाल पान की बेगम इनका कब का है? तो सन 1957 का है। पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सन 1956 की कहानी है। संवदिया, ये संवदिया इनका 1962 की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ और उसके पात्र इस प्रकार से। रसप्रिया कहानी के पात्र हैं मृदंगिया और मोहना। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। ठीक है। और जो संवदिया है ये लाल पान की बेगम, और जो मारे गए गुलफाम और फिर जो तीसरी कसम है, ये आपकी दोनों ही कहानियाँ आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई हैं। ठीक है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। संवदिया में पात्र हैं हरगोविंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया। और जो पंचलाइट है उसके पात्र कौन है? गोधन और मुनरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? तो चिड़िया का जो बच्चा है, चिड़िया की जो बच्ची है वो इनके रचना है। देखिए चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ आप याद रखेंगे। फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938 और पाजेब 1948 है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत रचनाएं इस प्रकार से हैं। पापा खो गए, ये विजेंद्र तेंदुलकर जी की एकांकी है। ये मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की रचना है। ये कहानी है। और जो दादी माँ है ये शिव प्रसाद सिंह की रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। रचना के धरातल पर परिवेश और चेतना का असंपृक्त है। देखिए यही आपका उत्तर आएगा, यही आपका असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश और चेतना का असंपृक्त है, ये गलत है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, बिल्कुल ठीक है। आदर्श की एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, ये भी ठीक है। और जो कहानी का अंत है वो बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के लिए हुई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन आए हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, क्योंकि उसने कहा था ये आपके यूजीसी नेट में भी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगने वाली कहानी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये, तभी देखिए इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम है उनमें लगी हुई है।
उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन है कि रचना के धरातल पर प्रवेश व चेतना असंपृक्त है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां लिखी हैं उन्होंने। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस प्रकार से बताया। सुख में जीवन, ये 1911 का, जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। बुद्धू का कांटा सन 1914 और उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अगला है, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ठीक है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई कहानी है। उसने कहा था कहानी के बारे में इतने कितनी बार आया है और आप इसको याद रखेंगे, एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। हिंदी की यह प्रथम कहानी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा है नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना और विभत्स विवृत्ति नहीं हुई है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा है। इनकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की उसमें अपेक्षा है। ठीक है, क्योंकि इनकी घटनाएं इस प्रकार से बोलने की पात्रों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। क्या पूछा आपसे? जो कफन कहानी है उसके संबंध में आपको जो असंगत कथन है वो बताना है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना के बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी, तो बिल्कुल ठीक है। ये कफन कहानी अपनी संरचना की नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, तो ये भी ठीक है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों के साथ उद्घाटित होती है, तो ये भी कथन ठीक है। अगला है, कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, डी आपका गलत है। ठीक है, उत्तर आएगा आपका डी। कफन कहानी के संदर्भ में कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, ये कथन इसका असंगत है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। कफन सन 1936 में कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। इस कहानी में अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके 2 चरित्र हैं, घीसू और माधव। वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनशील बना सकती है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा है। ठीक है, और इनको दयानारायण निगम ने धनपत राय से प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी थी। ठीक है, प्रेमचंद जी की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है? सोत है। कौन सी है? जो इनकी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? सोत है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह इनका सप्तसरोज है, जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। कब? सन जून 1917 में। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी जो पंच परमेश्वर 1916 की कहानी उसको पहली कहानी माना है। प्रेमचंद के लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जो मानसरोवर के शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, पूस की रात 1930, पत्नी के पति भी 1930 की है, 2 बैलों की कथा 1931, ईदगाह 1933, ठाकुर का कुआं 1932, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन इनका 1936 की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन आपको बताना है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव है। देखिए, जो पुरस्कार कहानी है उसके संदर्भ में आपको असंगत कथन बताना है। नायिका है, उसका देश के प्रति प्रेम भाव है। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव है इसमें। नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव है। देश व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व है इसमें। तो देखिए क्या है कि स्वयं की पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव इसमें नहीं है। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव भी है इसमें। क्योंकि जो नायिका है इसमें कौन नायिका थी? नायिका थी इसमें मधुलिका, जो कि अरुण के प्रेम प्रसंग में फंस कर वो और जो अपना कौशल नरेश है
उससे वो धोखा करती है। लेकिन जब उसको अपने पिता की याद आती है कि उसका पिता एक सेनापति था कौशल नरेश की राज्य में, और उसने कभी उससे दगा नहीं किया और अपने देश अपने जो राजा के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, तो मैं उसकी बेटी होते हुए भी मैं इस मतलब जो कौशल नरेश है इसके साथ में धोखा क्यों कर रही हूँ। तब उसको अंत में पता चलता है और वो क्या करती है कि वो देश प्रेम में भी और जो प्रियतम प्रेम है उसके द्वंद्व में फंस जाती है। लेकिन फिर क्या करती है, वो सबसे पहले देश प्रेम करती है, और जब प्रियतम को फांसी देने के लिए कही जाती है तो वो बोलती है कि मुझे भी प्रियतम के साथ में फांसी दे दो। वो दोनों के प्रति अपना प्रेम भाव दर्शाती है। नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव ये भी है इसमें, और नायिका का देश के प्रति भी प्रेम भाव है, प्रिय के प्रति भी प्रेम भाव है, और देश और प्रियतम के द्वंद्व में वो फंस गई है। ठीक है, तो स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव इसमें नहीं है, यही कथन आपका ठीक है। पुरस्कार कहानी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है, और देखिए यहाँ पे आया भी है 2020 में क्वेश्चन। पुरस्कार कहानी में के संदर्भ में स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव इसमें नहीं है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम को त्याग कर आदर्श को स्थापित किया गया। ठीक है, पहले उसने प्रेम को त्यागा और आदर्श को स्थापित किया, फिर उसके बाद में उन्होंने पहले देश को क्या है कि जो देश के प्रति प्रेम भाव है उसको दिखाया, फिर उसके बाद में जब उसके जो प्रिय है अरुण, उसको जब फांसी होने वाली होती है, उसके फांसी के लिए कहा जाता है कौशल नरेश के द्वारा, तो मधुलिका भी कहती है कि मुझे भी फांसी दे दो, और यही उसका पुरस्कार कहानी से संबंधित है। ये पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ निम्नलिखित है। देखिए इनके कहानी संग्रह और इनकी चर्चित कहानियाँ कौन सी हैं। कहानी संग्रह मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह याद होने चाहिए। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी इनका 1931 है, और इंद्रजाल इनका 1936 है। चर्चित कहानियाँ इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, और जो आपका कौन सा था पुरस्कार, ये आपकी यूजीसी नेट में दोनों कहानियाँ लगी हुई हैं। यूजीसी नेट नहीं सॉरी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर करवा दिए। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।